हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण सूत्र एंड सेकेंड है आपका सफल शिक्षण के सामान्य एवं आधारभूत सिद्धांत। तो ये दो टॉपिक को आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी को जानेंगे एंड फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे, जिससे हमारा ये वाला थ्योरी जो है वो रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षण सूत्र या फिर सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, ये बेसिकली एक टाइप का नियम होता है जिनका पालन करके शिक्षक पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बना सकता है। यानी कि आप समझिए कि एक टीचर जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको आसान बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उनको हम यहाँ पे कहेंगे शिक्षण सूत्र, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पे 8 शिक्षण सूत्र आपके सिलेबस में पढ़ना है एंड उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि फ्रॉम द नॉन टू द अननोन। देखिए, होता क्या है कि जो बच्चे पहले से जानते हैं उसी से जुड़ी नई बातें सिखानी चाहिए। यानी कि टीचर अगर कोई नया चीज़ बच्चों को पढ़ाता है तो उनको कोशिश करना चाहिए कि पहले जो चीज़ स्टूडेंट्स को पता है उससे कनेक्ट करके नया चीज़ बताया जाना चाहिए। तो इससे बच्चों को जाहिर सी बात है अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी एंड ज़्यादा टाइम तक उसके दिमाग में भी बैठे रहेगी। यानी कि पहले से जो बच्चे में ज्ञात है, बच्चे जो पहले से जो चीज़ों को जानते हैं उसको कनेक्ट करके नया चीज़ें बताया जाना चाहिए। तो ये नियम को फॉलो किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यदि बच्चे को जोड़ना आता है तो उसे घटाना सिखाना आसान होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर बच्चों को टेबल आता है तो जाहिर सी बात है अगर टेबल उनको आता है तो इससे वो गुना करना आसानी से सीख सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि नॉन टू अननोन, यानी कि पहले बच्चे कुछ जानते हैं उसी से कनेक्ट करते हुए नई चीज़ों को बताना। दूसरा यहाँ पे शिक्षण सूत्र है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले आसान बातें सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे मुश्किल बातें समझानी चाहिए। यानी कि कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, उसको समझाना चाहिए, फिर उसी से कनेक्ट करके यहाँ पे हार्ड टॉपिक को, हार्ड कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। ऐसे में भी बच्चे जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को सीखते हैं। तो पहले गिनती सिखाना, फिर गुना भाग सिखाना, ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम को भी एक टीचर होने के नाते फॉलो करना चाहिए। अगला है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि धुंधला होता है और अनिश्चित होता है। इसीलिए पहले उसकी समझ को साफ करना चाहिए, साफ करना जरूरी है। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में पहले से कोई कॉन्सेप्ट बना है किसी चीज़ को लेकर जो कि गलत है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहला वाला जो बच्चा है, पहले बच्चे को ज्ञात था कि सूरज जो है हम कह सकते हैं कि चारों ओर घूमता है, ठीक है। यही बात आप एग्जाम्पल के अंतर्गत ले सकते हैं कि पहले बच्चा जब आप होंगे तो आपको मालूम होगा कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञान में परिवर्तन हुआ एंड अब आपको पता है कि सूर्य जो है वो एक जगह स्थिर है, बल्कि पृथ्वी आपका घूमता है सूर्य के चारों ओर। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही वाला बोला गया है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षक को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि वो बच्चों को अनिश्चित से निश्चित की ओर समझाएं, निश्चित की ओर जो है वो ले जाएं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे पहले पेड़ क्या होता है उसके बारे में बताना, फिर उसके प्रकार और विशेषताओं के बारे में समझाना, ठीक है। तो ये नियम को भी एक टीचर होने के नाते फॉलो करना चाहिए। आगे है आपको मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले ऐसी चीजें सिखाएं जिन्हें बच्चे देख या छू सकते हैं, फिर अमूर्त विषयों की ओर जाएं, ठीक है। तो ऐसे चीजें जिनको बच्चे जब वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में समझाना, फिर उसी से कनेक्ट करते हुए कोई नया कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि पहले फलों के चित्र दिखाना है, फल दे दीजिए उनको टच करने के लिए, देखने के लिए ये कौन सा फल है, फिर ये बताना है कि इस फल में ये विटामिन पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि प्रत्यक्ष कहने का मतलब वैसा चीज जिसको देखा जा सकता है,
पहले प्रत्यक्ष चीज़ें जिसको हम लोग देख सकते हैं वो चीज़ के बारे में सिखाना है, फिर हम लोग अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि पहले सूरज चांद दिखाएं, फिर सूरज चांद के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में समझाया जा सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक नियम है, बेसिक जानकारी है जिसको जो है वो टीचर, अच्छे टीचर को फॉलो करना चाहिए ताकि शिक्षण जो है कराया जा रहा है वो इफेक्टिव हो सके, बच्चे को यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, अगला है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि पहले छोटे छोटे उदाहरण देकर नियम समझाना चाहिए। उदाहरण, पहले कुछ विशेष पक्षियों की विशेषताएं बताइए, फिर सभी पक्षी उड़ सकते हैं का निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है? तो देखिए, पहले विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझाना चाहिए, फिर सबको जोड़कर पूरा विषय स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए, जब कोई कॉन्सेप्ट है आपका जो कि हार्ड कॉन्सेप्ट है एंड लंबा है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए कि छोटा छोटा भाग में तोड़कर समझाना चाहिए। एंड बड़े कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा भाग में तोड़ना ही विश्लेषण कहलाता है। एंड फिर जब आपका छोटा छोटा भाग है, फिर ये सभी को जोड़कर आप जो ओवरऑल सारांश बता सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल बता सकते हैं। तो जब छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर बताया जाएगा तो उसको हम लोग संश्लेषण कहेंगे, एंड जब तोड़ा जाएगा छोटे छोटे भागों में उसको विश्लेषण कहेंगे। ठीक है, तो पहले विषय वस्तु को छोटे भागों में तोड़कर समझाना चाहिए, फिर सबको जोड़कर पूरा विषय स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण, पहले वाक्य के अंग समझाइए एंड फिर पूरा वाक्य रचना सिखाना चाहिए। वाक्य कहने का मतलब कि वाक्य में क्या क्या है, कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण है, ठीक है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, ये सब चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए। फिर उनको वाक्य रचना के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका नियम है। अगला है आपका लास्ट शिक्षण सूत्र है आपका पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पहले विषय का सारांश यानी कि संपूर्ण चित्र दिखाना चाहिए, फिर उसके छोटे छोटे भाग विस्तार से समझाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण, पहले पूरे पेड़ का चित्र दिखाएं, फिर उसके विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्तियां समझाएं। तो ये नियम का भी फॉलो किया जाना चाहिए। हो सकता है इसका भी फॉलो किया जाए अगर, तो बच्चे का शिक्षण जो है प्रभावी होगा। तो यहाँ पे 8 शिक्षण सूत्र के बारे में आपको बताया गया है, एंड इनमें से किसी ना किसी का प्रयोग जो है एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए, या फिर जितना पॉसिबल हो सके सभी का फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षण जो यहाँ पे होगा, शिक्षण प्रक्रिया जो होगा वो अत्यधिक प्रभावशाली बनेगा। बच्चे को ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो एक अच्छे टीचर होने के नाते यहाँ पे जितना भी शिक्षण सूत्र बताया गया है वो सभी को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जिससे आपका शिक्षण सूत्र का जो थ्योरी था उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का अर्थ क्या होता है? पुराने ज्ञान को भुलाकर नया ज्ञान देना? बिल्कुल नहीं। बच्चे को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना? बिल्कुल सही बात है। केवल ज्ञात चीज़ें ही पढ़ाना, केवल सीधे कठिन विषय पढ़ाना, तो ऐसा तो किया नहीं जाना चाहिए। बच्चे को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, अगला है सरल से जटिल की ओर, सूत्र का सही उदाहरण क्या है? तो पहले पढ़ाई का सारांश समझाना, फिर विस्तार में जाना? नहीं। पहले गणित के कठिन सवाल सिखाना? कठिन सवाल पहले तो नहीं सिखाया जाना चाहिए। पहले गणित सिखाना, फिर जोड़ घटाव सिखाना। तो ये आपका सरल से जटिल की ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सूत्र का क्या अर्थ है? तो पहले अनुमान लगाना, फिर पक्की जानकारी देना। ठीक है, पहले कठिन विषय पढ़ाना, कठिन विषय कभी भी पहले नहीं पढ़ाया जाता है। केवल निश्चित बातें पढ़ाना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष चीज़ों पर ध्यान देना गलत हो जाएगा। पहले अनुमान लगाना, ठीक है, फिर पक्की जानकारी उन्हें देना चाहिए। ये आपका सही उदाहरण हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त कहने का मतलब वैसी चीज़ें जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा? पहले बिजली का बल्ब दिखाना, फिर विद्युत धारा का सिद्धांत समझाना? बिल्कुल सही बात है। पहले भूकंप के कारण बताना, फिर उसका उदाहरण देना? सीधे अमूर्त विषय पढ़ाना? बिल्कुल, कभी भी हमें जो है सीधे अमूर्त विषय नहीं पढ़ाना चाहिए। पहले किताब पढ़ाना, फिर उसका सारांश देना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले बिजली का बल्ब दिखाया जाएगा, एंड फिर उसका उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके थ्योरी को बारे में समझाना जो है वो यहाँ पे सही नियम कहलाएगा। आगे है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का सही उदाहरण क्या है? पहले चित्र दिखाना, फिर उसके बारे में चर्चा करना? बिल्कुल सही बात है। पहले मौखिक वर्णन करना, फिर चित्र दिखाना? देखिए, पहले मौखिक वर्णन नहीं किया जाता है। सीधे अप्रत्यक्ष विषय पढ़ाना, अप्रत्यक्ष विषय सीधे पढ़ाना गलत हो जाएगा। पहले प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना?
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो है बच्चों को दिखाना चाहिए, चीज़ें दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर उसके बारे में चर्चा किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बच्चे को फल दे देना चाहिए, फल को देखने के लिए कहा जाना चाहिए, पहचानने के लिए बोला जाना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड विटामिन के बारे में बताया जाना चाहिए कि कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इससे बच्चे जो है वो ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आगे है विशिष्ट से सामान्य की ओर का उदाहरण है। तो पहले छोटे छोटे उदाहरण देना, फिर नियम समझाना, ठीक है। पहले नियम बताना, पहले तो नियम बताना गलत है, परिभाषा देना गलत है, बिना उदाहरण के सिद्धांत पढ़ाना, तो ये तो आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अभी मैंने आपको बताया था विश्लेषण में क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, संश्लेषण में फिर उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले विषय को छोटे छोटे भागों में समझाना, फिर उन्हें जोड़कर पूरा विषय स्पष्ट करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधे पूरे विषय को पढ़ा देना, केवल विषयों के अंशों पर ध्यान देना, केवल संश्लेषण प्रक्रिया अपनाना। एंड आप लोग इस टाइप के ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो टैग वर्ड्स के माध्यम से। अगर आपने टैग वर्ड का क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। केवल शब्द जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे ऑप्शन में, उसको ऐसे काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। 99% केस में आपका गलत हो जाता है। शिक्षण के किस सिद्धांत में पहले प्रत्यक्ष चीज़ें सिखाई जाती है? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जो नियम था उसमें आपको सबसे पहले प्रत्यक्ष चीज़ें सिखाई जाती है, यानी कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसके बारे में समझाना चाहिए। आगे है विद्यार्थी को पहले उनके अनुभवों से जोड़कर पढ़ाने का कौन सा सिद्धांत है? तो अनुभवों से जोड़कर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात, पहले वो चीज़ें बताया जाना चाहिए जिनको बच्चे का ज्ञान हो, उसके बाद जो अज्ञात चीज़ें हैं उसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए कौन सा सूत्र सबसे पहले आवश्यक है? ज्ञान देना, ज्ञान तो हर कोई दे सकता है। रुचिकर माहौल बनाना, ये बिल्कुल सही है। आपका जो है टीचर के लिए मुख्य भूमिका होती है बच्चों को वहाँ पे इंटरेस्ट जगाना, ठीक है। रुचिकर माहौल बनाना, बच्चों को डराना ये तो नेगेटिव हो जाएगा, केवल किताबें ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्लेषण का अर्थ विषय को छोटे भागों में बांटना, सही हो जाएगा। संश्लेषण का अर्थ छोटे भागों को जोड़ना हो जाएगा। शिक्षण में किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो देखिए ये आपका इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। शिक्षण में किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एंड इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये आपका शिक्षण सूत्र टॉपिक का लास्ट सवाल था। एंड अगर आपको शिक्षण सूत्र जितना भी अभी तक बताया गया उतना चीज़ें अगर समझ में आई तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, सवाल नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका था सफल शिक्षण के सामान्य अथवा आधारभूत सिद्धांत। एंड ये भी जो है आपका कहा जाए तो शिक्षण सूत्र से रिलेटेड ही है, संबंधित ही है, कनेक्टेड है उससे, ठीक है। दोनों में आपको काफ़ी समानता दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या होता है सफल शिक्षण के सामान्य अथवा आधारभूत सिद्धांत? तो देखिए शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें शिक्षक को विज्ञान और कला दोनों का उपयोग करना पड़ता है। शिक्षण को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है। शिक्षण को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी टीचर बच्चों को पढ़ाता है उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का, नियम का पालन किया जाता है, ठीक है। जैसा कि शिक्षण सूत्र में भी आपने पढ़ा, इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ नियम का पालन किया जाता है, कुछ सिद्धांत का पालन किया जाता है। जैसे है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बच्चों को केवल सुनाने या दिखाने की बजाय उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए। एंड कहा भी जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि आजकल की जो शिक्षा है वो इस पे आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है, यानी कि बच्चे को करके सीखने पर यहाँ पे बल दिया जाता है। बच्चे को केवल सुनाने या दिखाने की बजाय उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे कि विज्ञान का कोई प्रयोग हो गया, माप तोल का अभ्यास हो गया, कोई प्रोजेक्ट कार्य हो गया। तो ये सब बच्चों को केवल लेक्चर दे देने से, केवल यहाँ पे दिखाने से नहीं समझ में आने वाला है। जाहिर सी बात है ऐसे चीज़ों को स्टूडेंट्स के लिए जो है वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में दे देना चाहिए ताकि बच्चे करके सीखें, प्रैक्टिकल के फॉर्म में बताना चाहिए ताकि बच्चे जो वो स्वयं प्रयोग करके सीखें, ठीक है। तो ये नियम भी अपनाना चाहिए, ये सिद्धांत भी अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे है प्रेरणा या सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे उत्साहपूर्वक सीख सकें।
एंड प्रेरित कैसे किया जा सकता है, मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो कोई अच्छा काम अगर स्टूडेंट करता है तो उसका प्रशंसा करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, कहानी सुनाकर रुचि बढ़ाना चाहिए। तो ये एक टीचर का, अच्छे टीचर का गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करके रखे। ठीक है, आगे आपका रुचि का सिद्धांत। शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की रुचि को बढ़ाए। ठीक है, यानी कि बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। उदाहरण, गेम आधारित शिक्षण, चित्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, समूह गतिविधियां आदि का यहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा टाइम तक उनके दिमाग में वे चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। पढ़ाई का संबंध वास्तविक जीवन को जोड़कर समझाना चाहिए ताकि बच्चे उसे बेहतर समझ सकें। जैसे उदाहरण, गणित सिखाते समय बाजार के उदाहरण देना कि बाजार बच्चा कोई जाता है, कोई कोई चीज़ें खरीदता है, उसका मूल्य कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, कैसे घटाया जाएगा, कैसे पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन, डेली लाइफ जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग करके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग वे लोग अच्छे से कर सकेंगे, अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकेंगे एंड इंटरेस्ट से वे लोग सीखेंगे भी। ठीक है, आगे है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। शिक्षण सामग्री का चयन बच्चों की ज़रूरतों और उनकी समझ के स्तर के अनुसार होना चाहिए एंड इसी कारण से अलग अलग क्लास में आपको अलग अलग सिलेबस देखने को मिलता है, क्योंकि समझ के स्तर पे वहाँ पे सिलेबस निर्माण किया गया है। तो शिक्षण सामग्री का चयन जो है बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनके समझ के स्तर के अनुसार करना चाहिए। उदाहरण, छोटी बच्चों के लिए चित्रों वाली किताब उपयोग किया जाता है, बड़े बच्चों के लिए जटिल विषय वस्तु उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन का सिद्धांत। शिक्षक को पढ़ाने से पहले योजना बनानी चाहिए ताकि शिक्षण जो है प्रभावी हो सके। तो जाहिर सी बात है, जब एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने जाता है तो वो पहले प्लान बनाता है कि आज जो है वो बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे क्या क्या चीज़ें बताया जाए, कैसे बताया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उस चीज़ के बारे में जो है पूरा प्लानिंग किया जाता है, तब जाके टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, उदाहरण, अध्याय के मुख्य बिंदु तय करना, प्रश्न तैयार करना, समय प्रबंधन करना, यानी कि कितना समय में क्या क्या बताया जाना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो पहले से प्लान करके जाना चाहिए। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट गोल, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, उदाहरण, कक्षा के अंत में विद्यार्थी किसी विशेष विषय को समझ सके। ठीक है, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यहाँ पे अपनाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो एक टीचर को ये सिद्धांत भी अपनाना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें हर विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। ठीक है, उदाहरण, चर्चा, बहस और समूह गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा क्लास में। यानी कि लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है कि घुल मिल के बच्चे रहें। ठीक है, एंड वो जो है अपनी बात को स्वतंत्रता से कह सके, बिना डरे हुए कह सके। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए एक टीचर होने के नाते। ठीक है, एक टीचर को जो है सभी बच्चों को समान नज़र से देखना चाहिए, सभी को जो है एक रूपता अपनाते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ बच्चों को अधिक अभ्यास की ज़रूरत होती है तो कुछ को कम होती है। तो ये सभी चीज़ें को जो है वो ध्यान में रखकर एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला सिद्धांत है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। विषय वस्तु को सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। पहले संख्याएं सिखाना, फिर जोड़ घटाव सिखाना। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट है आपका आवर्ती का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ज्ञान एक बार सिखाया गया है उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए ताकि वह अस्थायी हो जाए, यानी कि बार बार उनका रिवीजन किया जाना चाहिए ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए उसके दिमाग में फिट हो जाए। नियमित रूप से अभ्यास करवाना, तो ये काम एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ नियम आपको बताएं, कुछ सिद्धांत बताएं जिसका उपयोग करके टीचर जो है अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, बच्चे की समझ जो है वो बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बेसिकली आपका टीचर के लिए है। टीचर को कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ,
तो मेनली इसी पे आधारित है आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। एंड पूरा जो आप बीएड भी अगर आप करोगे, बीएड कोर्स करोगे, तो आपका बीएड का पूरा कोर्स ऐसे ही आपका तैयार किया गया है, जहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक को रखा गया है जिसका उपयोग एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है, ठीक है। देखिए, ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन बच्चे को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए आपको बीएड का डिग्री करना होता है, बीएड का कोर्स करना होता है, ठीक है। एक ट्रेनिंग कोर्स है जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे चीज़ों को पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बताया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट कुछ थ्योरी। एंड आपने थ्योरी देखकर ही पता लगा लिया होगा कि बहुत ही आसान शब्दों में सभी चीज़ें लिखी गई है। आप स्वतः भी एक बार पढ़ोगे तो आपको सभी चीज़ें रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, इसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। करके सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया था, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी वाला। आगे है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने का सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है, पाठ्य विषय को सरल से जटिल रूप में पढ़ाना किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो क्रमबद्धता का सिद्धांत, ठीक है। क्रमबद्धता का सिद्धांत यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे की रुचि को बढ़ाने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो रुचि का सिद्धांत। ये सब तो सीधा आसान सा सवाल पूछा गया था। पढ़ाई का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, ठीक है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक यानी कि सहभागिता होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत नाम दे रखा है। तो ये सब तो आपका आसान टाइप का सवाल हो गया। आगे है, शिक्षण से पहले की जाने वाली योजना का सिद्धांत कौन सा है, तो नियोजन का सिद्धांत, ठीक है, नियोजन का सिद्धांत। तो देखिए, अभी तो आपको सारा एमसीक्यू आसान लग रहा होगा। एंड अगर आप मान के चलिए कि आज आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होता एंड डायरेक्टली आपका सवाल पूछा जा चुका होता, तो आप शायद ही इसका टिक कर पाते। आपको इतना आसान तरीके से चीज़ें बताई ही गई है कि आप यहाँ पे आसानी से टिक कर पा रहे हैं एंड आपको जो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हो। पढ़ाई को दोहराना किस सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए, आपने क्लास किया तब आपको समझ में आया कि इसको हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। एंड अभी अगर आपने क्लास नहीं किया होता तो शायद ही आप इसको सही सही टिक कर पाते, ठीक है। तो आवृत्ति का सिद्धांत आपका सही हो जाएगा, बार बार रिवीजन कराया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञान को सहेजना, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति। तो व्यवहार परिवर्तन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन किया जाना चाहिए। आगे है, आधुनिक शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है। तो आधुनिक शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो अब जो है इन चारों में से कोई एक वाला आपका सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको लगभग अगर कहा जाए किसी किसी प्रश्न में सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको जो है बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, वन ऑफ द बेस्ट। तो इसी तरह कुछ यहाँ पे भी है कि आपने तो सभी सिद्धांत के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है कि कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड ये आपका होमवर्क है, आप इसका भी जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, टोटल आपका 30 से 32 क्लास होगा, ठीक है, जिसमें से ये आपका 20 नंबर का क्लास है और आपका 10 से 12 क्लास चलेगा एंड पूरा आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका डेली टारगेट बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, टॉपिक दिया जाता है एंड उसका जो वो डेली टेस्ट लिया जाता है। वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एंड अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।